हेलो एवरीवन। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, सिर्फ इतना ही। और सिद्धांत क्या होते हैं, यहाँ से लेक्चर हमारा शुरू होगा। और जितने भी इसमें डिस्कोर्स हैं जो इंट्रोडक्शन में होने चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए उसी आधार पर। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जब इसकी बात आएगी तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर बारीकी से देखा जाए तो हम सभी व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट बियरिंग इंडिविजुअल हैं। देखिए, मैं आपको बहुत कम शब्दों में ये चीज़ें समझाऊंगा, समय कम है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। आप लोग नोट्स बनाइए इसी आधार पर। तो हम सभी लोग कॉन्सेप्ट बियरिंग इंडिविजुअल हैं। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा रहते हैं और उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही जो हमारी दैनिक दिनचर्या है या हमारी डेली लाइफ जो है वो चलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग प्राइमरी मान लेते हैं, प्राथमिक मान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गौड़ होती हैं, जिन्हें हम लोग सेकेंडरी मान लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमेशा मौजूद रहता है। और कॉन्सेप्ट का मौजूद रहना ये बताता है कि हम सभी लोग सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे दिमाग में, कई बार ये कॉन्सेप्ट हमें वस्तुओं को या दूसरे जीव जंतुओं को, है ना, पहचानने में मदद भी करते हैं हमें, क्योंकि हमारे दिमाग में उन पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि लकड़ी के टुकड़ों पर बैठ जाइए, तो आप क्या खोजेंगे वहाँ पर? आप लकड़ी के टुकड़े खोजना शुरू कर देंगे, जबकि वास्तविक रूप में वो शख्स आपसे कुर्सी पर बैठने के लिए कह रहा है या कह रही हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा शब्द निकल कर आता है जो आपकी समझ में ना आए, लेकिन तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए, फैक्चुअली अगर देखा जाए, तो वो बंदा जिसने आपसे कहा है, वो शख्स गलत नहीं कह रहा है लकड़ी के टुकड़ों पर बैठने के लिए, क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा ही है, कुर्सी तो नाम दिया गया है उसको। तो हम लोग लकड़ी के टुकड़े को एक लकड़ी के टुकड़े की तरह से ही पहचानते हैं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और कुर्सी को एक पर्टिकुलर शेप की तरह से हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कुर्सी का नाम लेते ही, ये भी हमारे दिमाग का एक कॉन्सेप्ट है, जबकि बने दोनों लकड़ी से ही हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक को लकड़ी का टुकड़ा कहा जा रहा है और दूसरे को कुर्सी कहा जा रहा है। देखिए, दूसरे को कुर्सी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दूसरे को कुर्सी कहने के पीछे कारण ये है कि उसको एक पर्पस दिया गया, एक उद्देश्य दिया गया, है ना, और उसकी संरचना पर काम किया गया। ठीक है, कि किस तरीके से वो होगी। तो जब लकड़ी के ऊपर काम किया गया, तब उसकी एक संरचना बनी, संरचना को एक उद्देश्य दिया गया, तब जाकर लकड़ी का टुकड़ा कुर्सी में बदलता है और हम लोग उसे कुर्सी के नाम से पहचानते हैं। और ये उदाहरण आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अन्य जीव जंतु जो हैं, जो भी समाज में या हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनमें और मनुष्यों में अंतर यही है कि मनुष्य जो है उसके पास कॉन्सेप्ट होते हैं और उन कॉन्सेप्ट के जरिए वो किसी न किसी आइडियाज़ के निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इसी तरीके से लकड़ी भी एक कॉन्सेप्ट है और लकड़ी के ऊपर जब काम हुआ, काम करने के बाद उसको एक उद्देश्य दिया गया, उद्देश्य था बैठना, तो ये कुर्सी बन गई। जिस समय लकड़ी कुर्सी बन जाती है, वो कुर्सी सिद्धांत कहलाएगी। इसको दूसरे सेंस में अगर लेके जाएं, राजनीतिक सेंस में, तो बहुत सारे शोधार्थी होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे समाज में वायलेंस क्यों होता है, या महिला और पुरुष के बीच में इतना जेंडर गैप क्यों है, या इक्वालिटी या जस्टिस, है ना, या लिबर्टी या पॉवर्टी, किसी भी मुद्दे के ऊपर वो रिसर्च करता है। रिसर्च करने से पहले हर किसी रिसर्चर के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या उस पर्टिकुलर आइडिया को लेकर। ये जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो वर्क करता है या रीवर्क करता है, और जैसे ही उसका ये काम ख़त्म होता है रिसर्च का, वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक शेप दे देता है। तब किसी चीज़ को
हिंसा में अगर कहा जाए तो कोई जातिगत हिंसा कही जाती है, कोई जेंडर के आधार पर हिंसा कही जाती है, कोई कम्युनल वायलेंस कहा जाता है। तो हिंसा के प्रकार यहाँ अलग अलग बढ़ जाते हैं सभी हिंसा ही, लेकिन यहाँ पर वो अपने रिसर्च के माध्यम से जितने भी रिसर्चर्स हैं वो एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जिसमें एक हिंसा जेंडर आधारित हिंसा हो गई, एक हिंसा कास्ट आधारित हो गई, एक हिंसा साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक हिंसा हो गई, एक हिंसा रेशियल वायलेंस हो गया, रेस के आधार पर जो होता है। तो हिंसा का ही अगर उदाहरण लें तो ये हिंसा अपने आप में एक थ्योरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि समाज में एक तरीके की हिंसा नहीं पाई जाती, कई तरीके की हिंसाएं होती हैं। और ये कहाँ से निकला? ये निकला उस कॉन्सेप्ट से जो कॉन्सेप्ट उस रिसर्चर के दिमाग में था, जो हिंसा के ऊपर काम करना चाह रहा था। इसी तरीके से आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हिंसा ही हो, कोई किसी और के बारे में सोच रहा होगा। तो सिद्धांत का निर्माण करने के लिए वर्क और रीवर्क मतलब काम और पुनः काम, ये दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं, तब उस किसी भी कॉन्सेप्ट को एक उद्देश्य मिलता है, एक पर्पस मिलता है। पर्पस मिलने के बाद जो भी वस्तु हमारे सामने आती है या जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं, उन वस्तुओं को या तथ्यों को या किसी भी कॉन्सेप्ट के क्रियान्वयन को सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अगला इसमें आता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो जिस तरीके से हमारे दिमाग में हर तरीके के कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसी तरीके से हम सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ राजनीतिक कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। जैसे हम सभी लोग गुड लाइफ चाहते हैं, अच्छा जीवन हो हमारा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये उम्मीद करे कि उसका जीवन खराब होना चाहिए, या आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये लाइफ का उद्देश्य बनाया होगा कि वो कभी पास ही ना हो। तो हम सभी लोग अपने जीवन को एक उद्देश्य देते हैं, है ना। ये उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमारे पास राज्य नामक संस्था होती है, और राज्य के पास विभिन्न अलग अलग संस्थाएं मौजूद होती हैं जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये कैसे होगी? अगर ये डेमोक्रेटिक है तब यहाँ जनता की भागीदारी भी होगी, जनता मांगे रखेगी, है ना। जो भी हमारी मांगे होंगी हम रखेंगे उन्हें, और राज्य उन मांगों को अगर वो गैर प्रजातांत्रिक नहीं है तो वो पूरा करेगा। यहाँ पर पूरा करने वाली जो क्रिया है, इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसे पावर कहते हैं, शक्ति, फोर्स नहीं, ध्यान रखिएगा, शक्ति कहते हैं। तो ये शक्ति का प्रयोग करके राज्य वो सारी चीज़ें हमें मुहैया कराने की कोशिश करता है जिससे हमारा शुभ हो या हमारा विकास हो। और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोगों की भी भागीदारी होती है। भले ही हम लोग ये कहें कि हम राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग राजनीति का पार्ट होते हैं जब कभी भी हम किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं, या अपनी मांगों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे होते हैं, या किसी का समर्थन कर रहे होते हैं, या किसी का विरोध कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे राजनीतिक कहे जाते हैं, और इससे हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग कॉन्सेप्ट बेयरिंग इंडिविजुअल हैं। अब अगर राजनीतिक सिद्धांत को आपस में मिला दिया जाए तब क्या होगा? और उससे पहले राजनीति वाली जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? तो जनरली राजनीति को लेकर कई तरीके की मिसकॉन्सेप्शंस या गलत धारणाएं हमारे दिमाग में रहती हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, राजनीति से दूर रहना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, राजनीति से जब हम दूर रहने की बात कर रहे होते हैं तो वो वास्तविक रूप में राजनीति नहीं होती, वो चुनावी राजनीति होती है, उसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहा जाता है। और अगर कोई आपसे शख्स ये बात कहता है जो मैंने अभी अभी कही है, तो वो एक राजनीति का लेमेंस नोशन दे रहा है, मतलब अज्ञानी दृष्टिकोण दे रहा है। राजनीति का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, जो हमारे गुड लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज के उत्थान से जुड़ा हुआ है, हमारे राज्य के उत्थान से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रजातंत्र को मजबूती देने से जुड़ा हुआ है। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, और जब राजनीति को कोई गंदा कहता है तो वास्तविक रूप में वो राजनीति को नहीं, चुनावी राजनीति को गंदा कह रहा होता है, और इन दोनों में अंतर होता है। राजनीति का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि राजनीति क्या है, और इसी राजनीति से हमें सिद्धांत मिलते हैं जब हम ये उम्मीद करते हैं कि राज्य या हम लोग खुद अपने लिए शुभ की मांग करें, अच्छे जीवन की मांग करें, और वो अच्छा जीवन हमें मिले। वो किसी भी चीज़ से जुड़ा हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है ना, और उस मुद्दे को हम अपने शुभ से जोड़ते हैं, अपने अच्छाई से जोड़ते हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है या राजनीतिक जो चीज़ है उससे हमेशा घिरे रहते हैं, जो कि उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जरिए हमें बेहतर देने का काम राज्य या उसकी कोई संस्था कर रही होती है, बशर्ते कि हम लोग भी उस राजनीतिक मामले को, है ना, प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएं। अब राजनीतिक सिद्धांत कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जब काम होगा तो वो सिद्धांत बनेंगे, और जब इन्हीं कॉन्सेप्ट में राजनीतिक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर काम होगा तो वो राजनीतिक सिद्धांत कहा जाएगा। जैसे मैंने हिंसा का भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि हिंसा के अलग अलग तरीके की हो सकती है। हिंसा के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट बना रखा है तो हिंसा सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है, हिंसा जेंडर आधारित भी हो सकती है ना, मेल वर्सेस फीमेल। हिंसा जाति के आधार पर भी हो सकती है, हिंसा रेस के आधार पर भी हो सकती है, ब्लैक वर्सेस वाइट। हिंसा या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। तो ये हिंसा के प्रकार जब हमारे सामने आते हैं तब हमें पता चलता है कि हिंसा एक तरीके की नहीं होती, हिंसा कई तरीके की होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हिंसा ही है। और ये राजनीतिक हिंसा है या मनोवैज्ञानिक हिंसा है या सांप्रदायिक हिंसा है या जातिगत हिंसा है या जेंडर आधारित हिंसा है, ये राजनीतिक मामले में आ जाता है। और जब इनमें से किसी के ऊपर कोई सिद्धांत का निर्माण किया जाता है तो वो सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में रखे जाते हैं। देखिए हिंसा का फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैंने उदाहरण दिया है, आप किसी भी मुद्दे को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अब इस पर बात करेंगे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट के बाद हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर कोई आइडिया आना, उसके ऊपर काम करना, काम करने के बाद उसका एक पर्पस और एक शेप देना, ये राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो इसे राजनीतिक सिद्धांत कहा जाएगा। सिद्धांत का निर्माण हो गया, ये कहा जाएगा ना। राजनीतिक सिद्धांत दो तरीके के होते हैं, एक पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत है वो मूल्यों पर आधारित अध्ययन किया करता था और उसका फोकस होता था व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए। ये तुरंत मूल्य आधारित अध्ययन हो गया। जैसे हम लोग भी निकलते बढ़ते कहते हैं कि टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, माता पिता के पैर छूने चाहिए, जैसे ही ये चाहिए वाली चीज़ आएगी, ये आपको मूल्य दे रहे हैं कि हमें समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है। तो इसी तरीके से जो पारंपरिक राजनीतिक दर्शन शास्त्री थे या राजनीतिक वैज्ञानिक थे, वो सभी के सभी मूल्य आधारित अध्ययन किया करते थे। और मूल्य आधारित अध्ययन के कारण ही इन सभी अध्ययनों को मानकीय अध्ययन की श्रेणी में रखा जाता है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इसको कहा जाता है। जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है, उसको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी या मानकीय अध्ययन कहा जाता है, क्योंकि वो मूल्य मतलब वैल्यू के आधार पर स्टडी किया करते थे और उनका क्वेश्चन मेन रहता था व्हाट ऑट टू बी, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, सेनापति को क्या करना चाहिए, है ना, या संसद को क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनका फोकस चाहिए पर होता था। और इसकी एक पूरी श्रृंखला है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, हीगल, है ना, टी.एच. ग्रीन, रूसो, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, ये सारे के सारे जो थिंकर्स हैं ये वैल्यू बेस्ड स्टडी किया करते थे। देखिए वैल्यू बेस्ड स्टडी ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत स्वरूप। आधुनिक स्वरूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक व्यवहारवादी क्रांति आती है, डेविड ईस्टन उसको लेकर आते हैं। और डेविड ईस्टन का ये तर्क था कि मूल्यों को राजनीतिक सिद्धांत से बाहर कर देना चाहिए। जब मूल्य राजनीतिक सिद्धांत से बाहर हो जाएंगे तो जो तथ्य आधारित अध्ययन हमारे पास आएगा वो ज़्यादा सटीक होगा
और तथ्य आधारित अध्ययन के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालेंगे तो मूल्य अपने आप लोगों को मिल जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लोग अपने आप हो जाएंगे, मतलब उनके समझ में ये चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। तो यहाँ से शुरू हुआ मूल्य को राजनीतिक दर्शन से बाहर करना और तथ्यों को आधार बनाना, और डेविड ईस्टन ही इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और ये तर्क देते हैं कि कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद राजनीतिक विज्ञान में कोई भी दर्शन शास्त्री पैदा नहीं हुआ। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का जो है वो एक तरीके से ह्रास, पतन या डिक्लाइन हो रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत के रिवाइवल मतलब पुनरुत्थान के लिए जरूरी है कि हम लोग मूल्यों को बाहर कर दें और तथ्यों पर आधारित अध्ययन करें। अब क्योंकि फैक्ट के ऊपर या तथ्यों के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए इसको एम्पिरिकल मतलब अनुभव मूलक अध्ययन कहा गया, जहां व्यक्ति के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो फील्ड सर्वे के जरिए या लोगों का इंटरव्यू लेकर या उस जगह पर जाकर जहां कोई घटना घटी है अपनी आंखों से देखकर इंटरव्यू वगैरह लेकर वो रिसर्च करके एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये निष्कर्ष ज़्यादा सटीक होंगे बनिस्बत उस निष्कर्ष के जो वैल्यू बेस्ड हैं। ये इनका तर्क था डेविड ईस्टन का, और इसीलिए व्यवहारवादी क्रांति आती भी है। देखिए ये जो पहला इसमें क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है उसका तो आलोचना हो गई। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कि भाई मूल्य आधारित अध्ययन नहीं होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित अध्ययन होना चाहिए। सुनने में ये सही भी लग रहा है, लेकिन क्या ह्यूमैनिटीज़ में या सोशल साइंस जो समाज विज्ञान है उसमें तथ्यों पर आधारित अध्ययन संभव है? अगर है तो वो कितना लंबा चलेगा? क्यों? क्योंकि तथ्य जो हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है तथ्य मूल्य विवाद की, जिसमें डेविड ईस्टन तथ्यों को रखने की वकालत करते हैं, मूल्यों को बाहर करने की बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की। और प्रत्यक्षवादी विचारक ये मांग करना शुरू करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाए, मैथमेटिक्स की तरह से बना दिया जाए, जहां 2 + 2 = 4 होता है। इतना सटीक अध्ययन हमारा होना चाहिए कि कोई सवाल खड़ा ना करे, ऐसे फैक्ट्स हमारे हाथ में होने चाहिए। इसकी आलोचना क्या होगी? देखिए इसकी आलोचना ये है कि तथ्य जो हैं वो बदलते रहते हैं। हम लोग मशीन नहीं हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, और हमारे दिमाग में जो आज कॉन्सेप्ट है वो 5 साल बाद नहीं होगा, 10 साल बाद तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमारा जीवन खुद बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, हमारी सोच बदल रही है, सामाजिक विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, आधुनिकता आ रही है, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर हमारी सोच के ऊपर पड़ेगा। तो आज जो तथ्य है वो तथ्य कल बदल जाएगा। जब ये तथ्य बदल जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, और मूल्य आप दे नहीं रहे, तो ये कई तरीके के यहाँ पर विवाद खड़े होने शुरू होते हैं 1960s के दौर में। और खुद डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवादी क्रांति लेकर आते हैं और वहाँ ये तर्क देते हैं कि तथ्य और मूल्य इन दोनों को मिलाकर हमें अध्ययन करना चाहिए, तब हम राजनीतिक सिद्धांत को प्राप्त कर पाएंगे। अगर तथ्य और मूल्य को हम लोग मिला के अध्ययन नहीं करेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो एकाकी रहेगा और अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से तथ्य और मूल्य है ना, फैक्ट और वैल्यू, इन दोनों को मिक्स करके राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करने की शुरुआत होती है, जैसे समकालीन राजनीतिक विज्ञान या समकालीन राजनीतिक दर्शन ये कहा जा सकता है, या इसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये हमारा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इस पर एक लेक्चर हुआ। अगला लेक्चर में आप लोगों के साथ उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो लेक्चर ध्यान से सुनिए और आप सभी लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।